नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज के बाद पुलिस किस प्रकार से कानून को मिसयूज करती है और आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि कानून को मिसयूज करने के लिए वो कौन कौन सा काम करती है और मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से आप खुद कौन कौन सा स्टेप ले सकते हैं जिससे कि पुलिस जब खुद क्रिमिनल बन जाए, पुलिस खुद अपराधियों की तरह कार्रवाई करने लगे तो आप कैसे अपने आप को बचाएं। सबसे पहले जब कभी भी कोई कपल कोर्ट मैरिज करते हैं उसके बाद से जो परिजन होते हैं वो खुंदकवश वो जाते हैं थाने में और जाकर के झूठी शिकायत कराते हैं और पुलिस को तुरंत समझ में आ जाता है। पुलिस इतनी एफिशिएंट होती है कि उसे ये समझ में आ जाता है कि जो ये खबर उसके लड़की के परिजन बता रहे हैं वो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि अगर कोई बालिग लड़की और बालिग लड़का अगर फरार हो तो पुलिस भी इसका मतलब समझती है कि हो सकता है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो, इस वजह से वो शादी करने के लिए घर छोड़ करके चले गए हों। लेकिन बावजूद इसके पुलिस फेक एफआईआर रजिस्टर्ड करती है, आमतौर से 365 आईपीसी यानी कि फोर्सफुली लड़की को बहला फुसला के ले जाना, गुमशुदगी इत्यादि के लिए जो है पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेती है। और ये आपको ताज्जुब होगा कि एक व्यक्ति जब कोई नॉर्मल एफआईआर रजिस्टर्ड कराने के लिए जाते हैं तो पुलिस इतनी टाल मटोल करती है, लेकिन इस मामले में पुलिस बहुत जल्दी तत्परता दिखाती है और एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेती है। उसका केवल एक ही कारण है, वो कारण है कि लड़की के परिजन केवल अपने आन और बान और शान, जो झूठी आन बान और शान का दिखावा करते हैं, उसकी वजह से ब्राइब देते हैं पुलिस को और उस ब्राइब की वजह से, उस घूस और भ्रष्टाचार की वजह से पुलिस फेक एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेती है। उसके बाद से जो दूसरा काम करती है वो यह है कि बयान लेने के नाम पर पुलिस धरपकड़ शुरू करती है। आप जानते होंगे कि जैसे ही आप शादी करने के लिए आते हैं, आप शादी करने के दौरान आपकी बात होती होगी, आपका फोन चल रहा है। हालांकि अनेक वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपना मोबाइल नंबर अवश्य बदल लें, आप उस नंबर से बात करें जो नंबर किसी के पास ना हो, क्योंकि पुलिस आपके पुराने नंबर को, जो कि लड़की के घर वालों को पता हो, उस नंबर को वो लड़की के घर वाले पुलिस को दे देते हैं और पुलिस को जैसे देते हैं, पुलिस उस नंबर के आधार पे सीडीआर रिपोर्ट निकलवाती है और लोकेशन ट्रैक करती है। हालांकि लोकेशन ट्रैक करने का भी एक प्रेस्क्राइब्ड प्रोविजन है, लेकिन उसको भी फॉलो नहीं करती है और धांधली करके आपका लोकेशन ट्रैक करती है और ट्रैक करके आपको पकड़ लेती है। और जैसे ही आपको पकड़ लेती है उसके बाद से बयान देने के नाम पर कि बयान लेना है, इस मामले में बयान लेना है, पुलिस थाने के अंदर जाकर के वहां आपको लेकर के जाती है। फिर जो तीसरा स्टेप होता है कि थाने में जैसे ही आपको लेकर के जाते हैं वहां पे मारपीट पूरी तरह से चालू हो जाता है। वो आईओ जिसको केवल जांच करना था, वो आईओ जिसको केवल बयान लेना था, वो थाने में जाता है और थाने में जाकर के उन लड़की के घर वालों को भी बुलाता है और खुली छूट दे देते हैं कई बार कि आप भी मारो पीटो उस लड़की को, लड़के को जिन्होंने शादी किया है। वहां पे हमारे देश के संविधान की हत्या की जाती है, कानून की हत्या की जाती है और लॉकअप में बंद करके जबरदस्ती लड़की को, लड़के को मारा और पीटा जाता है और किसी तरह से कोशिश की जाती है कि लड़की अपना बयान बदल ले। लेकिन अगर लड़की मजबूत इरादों वाली है और उसने बयान नहीं बदला, लड़का भी मजबूत इरादों वाला है, उसने भी कोई डर के बयान नहीं दिया, तो उसके बावजूद जब पुलिस वालों को लगता है कि अभी हाथ पांव फूल रहे हैं और ये इनके बस में नहीं आ रहे हैं, तब जबरदस्ती लड़की को उसके घर वालों के हवाले कर दिया जाता है। घर वाले उसको लेकर के चले जाते हैं और इस मामले में कई बार फोन को जब्त कर लिया जाता है। जो आपका फोन है वो पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं। सर्टिफिकेट जो आपके पास है उसको फाड़ करके फेंक दिया जाता है और 2 दिन 3 दिन के बाद से अवैध तरीके से हिरासत में रखने के बाद से लड़के को छोड़ दिया जाता है और लड़की को तो पहले ही परिजनों के हवाले कर चुके होते हैं। आमतौर से इसी तरह की घटनाएं घटती है जब पुलिस भ्रष्टाचार करके, पैसे लेकर के कोई मनमानी करे। तो मैं इसका समाधान बताऊंगा, लेकिन कायदे से अगर पुलिस को
अगर पुलिस को वास्तव में बयान लेना था तो सीआरपीसी 161 के तहत वो बयान लेती, किसी तरह का कोई मारपीट नहीं करती। कायदे से, कानूनी तरीके से अगर पुलिस को काम करना था तो मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 में आप पुलिस जो है लड़की का बयान लेती और उसके बाद से उसको अपने एफआईआर के ऊपर जो भी कार्रवाई करना था वो करती। और उससे भी ज्यादा तो यह है कि पुलिस को एफआईआर ही नहीं रजिस्टर्ड करती जब तक कि वो जांच करने के बाद संतुष्ट नहीं हो जाती कि किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती करके लड़की को लेकर के गया है या कोई लड़का बहला फुसला करके लेकर गया है। लेकिन मान लीजिए कि ये सब कुछ हो गया है तो इसमें समाधान क्या है? आपको सबसे ज्यादा जरूरी है समाधान जानना। तो जब कभी भी आप शादी करते हो, मैंने अनेक वीडियोस में आपको बताया है, सबसे पहला समाधान यही है कि शादी करने के तुरंत बाद आपको इंटीमेशन लेटर अवश्य भिजवाना चाहिए। कई लोग इंटीमेशन लेटर के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है ये केवल सूचना देने भर की बात है, सूचना हम भी दे देंगे या सूचना बाद में ही दे देंगे, ऐसा सोच करके इंटीमेशन लेटर पे टाल मटोल करते हैं और इंटीमेशन लेटर को नहीं भिजवाते। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि जैसे ही आप इंटीमेशन लेटर आप पुलिस को भिजवाते हैं, आपके पास उसकी रिसिप्ट होती है, रसीद होता है कि आपने इंटीमेशन लेटर भिजवाया है। जैसे ही आप भिजवाते हैं, पुलिस के ऊपर यह लायबिलिटी होती है कि आपके थाने में एक सूचना आया है कि लड़का और लड़की जो दोनों अवैध तरीके से हस्बैंड और वाइफ है और आप उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनको कानून के द्वारा ये अधिकार मिला हुआ है, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर बावजूद इसके पुलिस वाले एक्शन लेते हैं तो पुलिस वाले जिम्मेदार होंगे, कोर्ट के कटघरे में पुलिस वाले खड़े किए जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बता दूं कि साथ ही साथ आप इंटीमेशन लेटर तो भिजवा ही रहे हैं, लेकिन अपने परिजनों को, लड़की के परिजनों को, अपने वाइफ के परिजनों को, और लड़का अगर है तो आपको अपने परिजनों को भी व्हाट्सएप के माध्यम सूचना दीजिए। व्हाट्सएप पे मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज का फोटो अवश्य भेजिए और भेज करके जरूर इन्फॉर्म कीजिए ताकि कल को आपके ऊपर कोई आरोप ना लगा सके कि लड़का या लड़की दोनों लड़की को बहला फुसला करके लड़का लेकर के गया है, या कुछ भी गलत इल्जाम आपके ऊपर ना लग सके। तो ये पहला स्टेप आपको जरूर लेना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर पुलिस ने, मान लीजिए कि ये आपने सूचना दे दिया, उसके बावजूद भी आपको ट्रैक कर लिया पुलिस ने, उसके बावजूद भी वो थाने में बयान लेने के नाम पर वो आपको लेकर के आ गई, आपके साथ मार पिटाई किया और लड़की को घर भेज दिया, 164 के बयान को भी मिसयूज कर दिया, उसमें भी 164 के बयान में लड़की ने एक सही बयान दिया, बावजूद इसके लड़की को उसके घर भेज दिया। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप थाने में आए हैं, आपने बयान देने के लिए आपको थाने में बुलाया गया है, तो नंबर 1 काम क्या करना है वो ध्यान में रखिए। पहली बात, कोशिश ये करना है कि थाने में जब आप जा रहे हो तो कोई एडवोकेट जरूर कर लें। लीड इंडिया ने अब एक कोशिश की है, शुरुआत की है कि पूरे अक्रॉस इंडिया अगर आपको किसी भी थाने में जाना है तो स्टेटमेंट कराने के लिए हमारे पैनल पे जो एडवोकेट होंगे वो हम आपको उपलब्ध करा सके। कोशिश है कि मैक्सिमम जगह पे हम ऐसा कर पाए। आप इसके बारे में संपर्क कर लें हम लोगों से, हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा एडवोकेट प्रोवाइड करा दें जो थाने में जाकर के आपके हित में, आपके पक्ष में काम करें। तो पहला चीज तो यह है कि जब थाने में जा रहे हो तो कोशिश करिए कि एडवोकेट इंगेज कर लें, अपने साथ में किसी एडवोकेट को रख लें जिससे कि पुलिस वाले मनमानी ना कर सके, नंबर 1। नंबर 2, अगर फिर भी वो मनमानी कर लिया तो आपको एक बात जरूर ध्यान में रखना, जो पुलिस वाला आपके साथ मार पिटाई कर रहा है, आपकी पत्नी के साथ मार पिटाई कर रहा है, उसका नाम जरूर याद रखें। उसका नाम अगर आप याद रखेंगे तो बहुत काम आएगा, क्योंकि जैसे ही वो आपको छोड़ेगा उसके बाद से आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी घटना घटी है कि कैसे पुलिस ने आपको पकड़ा, किस प्रकार से वो थाने में लेकर के गए, किस प्रकार से उन्होंने मार पिटाई की, किस प्रकार से फैमिली वालों को भी बोला कि लॉकअप में जाकर के मारो, जो भी अत्याचार पुलिस ने किया, 164 का बयान नहीं करा, यह सब कुछ आपको एक शिकायत पत्र के अंदर लिखना है और इस शिकायत पत्र को पुलिस थाने, एसपी ऑफिस, उस कंसर्न एसपी ऑफिस, डीजीपी ऑफ स्टेट पुलिस, जो स्टेट के जो डीजीपी होते हैं उनको, और चीफ मिनिस्टर को अवश्य भेजना चाहिए। जैसे ही आप ये कंप्लेन की कॉपी भेजेंगे,
मुझे ये भरोसा है कि कंप्लेन की कॉपी भेजने के बाद से जिन पुलिस वालों का नाम आप उस शिकायत पत्र में लिखेंगे वो निश्चित रूप से ट्रैक कर लिए जाएंगे, और ट्रैक करने के बाद से उनसे यह सवाल किया जाएगा कि उन्होंने 164 का बयान क्यों नहीं कराया, लड़की को जबरदस्ती कैसे उसके घर वालों को भेज दिया, और निश्चित रूप से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और कानूनी कार्रवाई अगर होगी तो आपको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और आपकी पत्नी वापस आएंगी। अगर मान लीजिए ये शिकायत आपने कर दिया, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, तब उसके बाद से रास्ता है कि हम हाई कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट में जाकर के एफआईआर कैंसिलेशन और बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को डालें। हाई कोर्ट में जब हम जाएंगे और जाकर के बताएंगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटी थी, उसके बाद मैंने इस राज्य के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर डीजीपी को शिकायत किया, मैंने उस जिले के एसपी को भी शिकायत किया, यहाँ के मुख्यमंत्री को भी शिकायत किया, बावजूद इसके मेरे साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट आपके पक्ष में न्याय करेगा और जो फेक एफआईआर आपके खिलाफ रजिस्टर्ड किया गया था उसको कैंसिल भी करेगा। और पुलिस की यह जिम्मेदारी होगी कि आपकी पत्नी को हाई कोर्ट के जजेस के समक्ष पेश करे और पेश करके उसकी गवाही वहां पे लिया जाए। अगर वहां पे आपकी पत्नी ने आपके पक्ष में गवाही दे दिया तो आपकी पत्नी उसी वक्त आपके साथ चली जाएंगी, और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई हाई कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये तीसरा जो स्टेप है यह भी आपको जरूर लेना है। अब मैं आपको एक केस के बारे में बताने जा रहा हूं। वो केस है लक्ष्मी बाई चंद्रागिरी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लेकिन यह जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट का है। केस का नाम अवश्य याद रखिएगा, लक्ष्मी बाई चंद्रागिरी बी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021 का ये केस है। इस केस के अंदर भी वही घटना घटी थी कि लड़की को पुलिस वालों ने बोला कि आपको आना होगा, शादी के बाद पुलिस वालों ने बोला कि आपको आना होगा और आकर के बयान देना होगा। लड़की ने कहा कि मुझे डर है, मैं आपके पास आ नहीं सकती हूं। फिर सीधे सीधे लड़की सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां पे कहा कि मेरे खिलाफ फेक एफआईआर रजिस्टर्ड है, मैंने पहले ही इंटीमेशन लेटर उनको भेज रखा है, बावजूद इसके उन्होंने फेक एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस को कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए ताकि इस तरह के घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें, जरूर ध्यान में रखें। और अगर हाई कोर्ट से इन एनी केस कोई विपरीत आदेश आ जाए, अगर आपके खिलाफ कोई आदेश आ जाए, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं और उस आदेश को ही अंतिम आदेश ना समझें। आपको निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही इस देश का वह न्याय का मंदिर है जहां पे कानून को ठीक तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाता है और वहां पे निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, ईश्वर ना करे कि आपके साथ इस तरह की कोई भी गलत घटना आपके साथ हो जाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो आपको जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो जरूर ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं तो आप ऐसे किसी संस्था के माध्यम से या वकील के माध्यम से करें जिन पे आपका भरोसा हो, जिनको आप सब एक लंबे समय से जानते हो और आप विश्वास करते हो। वहीं पर जाएं, अच्छे तरीके से जांच परख करके आप शादी करें, कोर्ट मैरिज करें। यदि आपको लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स में कांटेक्ट करना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सोमवार से लेकर के रविवार यानी 7 डेज कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस care@dalila.in पर जाकर ईमेल भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट dalila.in पर जाकर के अगर आप इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई क्वेरी करना चाहते हैं या किसी एडवोकेट से बात करना चाहते हैं तो वो भी हमारे वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।